खास पेशकश प्राउड वीमेन अचीवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह मलिक और हम इस प्रोग्राम में आप तक उन महिलाओं को लेकर आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव किया है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। और अभी हमारे साथ जुड़ रही हैं जया गोयल जी, जो कि एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। जया जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। जया जी, आप एडवोकेट बनना चाहती थी या किसी तरह से कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में आप एडवोकेट बनी? अस्मिता जी, मैं साइंस ग्रेजुएट थी और साइंस ने मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट किया और बॉटनी ऑनर्स किया मैंने, और मैं जेनेटिक्स में जाना चाहती थी। बट बॉटनी में ऑनर्स करने के बाद फिर आप इस तरफ कैसे आ गए? हाँ, तो अस्मिता जी ऐसा हुआ कि मेरे भाई साहब मिस्टर एन अग्रवाल, ही हैड ऑलरेडी कम इनटू दिस प्रोफेशन। वो इस प्रोफेशन में पहले आ चुके थे, और जब मैंने उनको देखा, उनकी स्टोरी सुनी, घर में अपने केसेस के बारे में बताते थे, उनको कोर्ट में आर्ग्यू करते हुए देखा, तो देयर वाज अ सडन चेंज इन माय माइंड एंड आई थॉट कि नहीं, आई थिंक आई एम मेड फॉर दिस प्रोफेशन एंड मैं एडवोकेट बनूंगी जी। समहाउ इट रियली अट्रैक्टेड मी। बॉटनी ऑनर्स आपने किया, उसके बाद आप एकदम डिफरेंट फील्ड में आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या कुछ किया और वहां से जहां से आपने शुरुआत की और आज आप जहां पर हैं, हाँ जी, इसके बारे में हमें बताएं। हाँ जी, तो मैंने फिर कैंपस लॉ सेंटर से LLB की अपनी। फिर मैंने आगे बढ़ने का सोचा, मैंने LLM की, मास्टर ऑफ लॉस, और उसमें मुझे आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट। मुझको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने गोल्ड मेडल दिया था। और तो वो मोमेंट्स हैं बड़े अच्छे, जो मुझे मेरा जो टाइम बीता फैकल्टी में बहुत अच्छा बीता कैंपस लॉ सेंटर में। उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस ज्वाइन की और अब मुझको ऑलमोस्ट मेरी जो जर्नी है 34 इयर्स की इस प्रोफेशन में है जी। और इस काफ़ी लंबी जर्नी में, 34 इयर्स की जर्नी में आप किसके बारे में ज़्यादा बात करना चाहेंगे अगर मैं अचीवमेंट के नज़रिए से देखूं तो? देखिए, मुझे हमेशा लगा कि बिकॉज आई एम माई सेल्फ ए वुमेन, तो मुझको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहिए। तो मैंने उसमें मैट्रिमोनियल केसेस भी किए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया। मैंने प्रॉपर्टी लॉज भी किए, कॉर्पोरेट लॉज भी किए, कमर्शियल लॉ में भी प्रैक्टिस की। तो लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो लगा कि मुझे मैट्रिमोनियल लॉ की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें वाकई मुझे लगता है जो लोग मेरे पास आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, चाहे हस्बैंड आए चाहे वाइफ आए, वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। तो मैं कैसे उनका स्ट्रेस कम कर सकती हूँ इस प्रोफेशन में रहते हुए। तो मुझे लगता है कि उस लाइन में रह के मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली है जी। बहुत सारे केसेस होंगे आपके पास, ज़रूर कोई ऐसा केस हम ज़रूर सुनना चाहेंगे जो आपको आज भी एकदम पहली बार में याद आता हो। हाँ, तो मैं एक केस बताना चाहूँगी कि मेरे पास एक लेडी आई और जब वो मेरे पास आई बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी, मुझे लगा डिप्रेशन में भी हैं। तो जब उनसे काफ़ी बात हुई, धीरे धीरे वो मुझसे खुली कई सेशन के बाद, तो मुझे पता चला कि उनका जो ब्रदर इन लॉ थे और जो फादर इन लॉ थे, दोनों ने उनके साथ मतलब उनको असॉल्ट किया था, सेक्सुअली असॉल्ट किया था। तो मुझे बड़ा सुन हुआ और देख के दुख हुआ और उनकी बात जान के, और वो मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालने के लिए आई थी कि भाई ऐसा उनके साथ हुआ। तो जब मैंने उनके हस्बैंड का रोल पूछा तो पता चला कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा, ये सब कुछ पता था हस्बैंड को कि वाइफ के साथ हो रहा है, बट स्टिल उन्होंने कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं किया। तो फिर मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का उनका केस फाइल किया और फिर हम मीडिएशन में गए और वहाँ उनके हस्बैंड से मुझे अकेले बात करने का मौका मिला मीडिएटर की प्रेजेंस में, और हम उस केस को सेटल कर पाए और हस्बैंड के साथ वो वापस रिकन्सिलिएशन हुआ। बट उन्होंने अलग घर में रहा और हस्बैंड रियलाइज कि मैंने उनको सपोर्ट नहीं किया जिस टाइम उनको सपोर्ट करना चाहिए था। एंड अभी भी वो मतलब आपने उनको रियलाइज कराया, आपने उनको उनसे बातचीत की, तो एक बहुत बड़ा मैटर सॉर्ट आउट हुआ। हाँ, एक महिला को इंसाफ मिला। बिल्कुल, और वो शी इज लीडिंग ए हैप्पी मैरिड लाइफ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, आप जब भी आपके पास कोई केस आता है, आपकी फर्स्ट अप्रोच क्या होती है? हाँ, तो क्या हुआ अस्मिता जी, आपको बताऊं कि इस जब जर्नी में थे, कई बार केस जीतते हैं हम, कई बार केस हारते हैं, है ना। तो जीत के भी कई बार मुझे लगता था मेरा क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उसको फिर ये डर लगता था कि मुझे अब अपील में, दूसरी साइड अपील में ना चला जाए, है ना। फिर अपील में क्या होगा, वहां मैं जीतूंगा कि नहीं। तो हमेशा अनसर्टेनिटी रही जीतने के बाद भी। तो मुझे लगता था कि मैंने केस जीत लिया, लेकिन मेरे क्लाइंट को अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। फिर 2005-2006 में हमारे इंडिया में मध्यस्थता का कानून आया कि मध्यस्थता केंद्र हो, जहां पे कि दोनों पार्टीज को बिठा के
एक मध्यस्थ जो दोनों पार्टीज को नहीं जानता, वो वकील भी हो सकता है, जज भी हो सकता है, सोशल वर्कर भी हो सकता है, वो दोनों पार्टीज को बैठ के समझाए कि आप अपना केस शांतिपूर्वक तरीके से अपना सोल्यूशन खुद निकालो। तो उस मध्यस्थता ने मुझको बहुत आकर्षित किया अपनी तरफ, और फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट ने हमको ट्रेनिंग दी मध्यस्थ बनने के लिए और फिर ट्रेनिंग देने के लिए भी। तो फिर मैं उस वाले मूवमेंट से जुड़ी, और फिर मैंने अपने जैसे और जो मेरे साथ जैसे एडवोकेट और जजेस थे, हमने ऑल ओवर इंडिया जाके सबको, जुडिशियल ऑफिसर्स को, एडवोकेट्स को ट्रेनिंग दी। अब ये हाल है कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मध्यस्थता केंद्र है पूरे भारत में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से मैटर कोर्ट में जो पेंडिंग है उनको भी शांतिपूर्वक तरीके से सुलझा पाएं, और जो कोर्ट में जाने से पहले भी उनको हम मोटिवेट करें कि वो शांतिपूर्वक तरीके से निकालें, ताकि वो सेटिस्फाई होके जाएं इस प्रोफेशन से, सेटिस्फाइड होके जाएं। और इतनी लंबी तारीखें मिलती हैं क्योंकि कोर्ट्स हमारे इतने बिजी रहते हैं, बहुत, इतने सारे केसेस आते हैं आपके पास जब भी, ज्यादातर क्योंकि आपके पास किसी को प्रॉब्लम होती है तभी लॉयर के पास जाता है। बिल्कुल जी, ठीक है। तो आपके पास जब आते हैं तो आपको अपनी पूरी बात सुनाते होंगे, आप सुनती होंगी, तो उसके बाद आप सबसे पहली कोशिश आपकी क्या रहती है कि अगर वो वाकई में ये लीगली इसको आगे परस्यू करना चाहिए या नहीं? कोई ऐसा केस भी आया होगा? बिल्कुल आते हैं कि मेरे पास अभी एक मैटर आया था जिसमें कि लैंडलॉर्ड टेनेंट का डिस्प्यूट था, मकान मालिक और किराएदार का। तो मैंने कहा क्यों नहीं हम दूसरी साइड से अप्रोच करते हैं बात करने की, आप अपने किराएदार को बुलाओ। हमने मीटिंग करी और हम उसको सॉर्ट आउट कर पाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यदि मैं कोर्ट में जाने से पहले ही क्लाइंट को समझा पाऊं कि भाई एक बार दूसरी साइड को अप्रोच करके देखते हैं, क्या पता हम मैटर को सेटल कर लें। क्योंकि मुझे मालूम है जो हमारा कोर्ट का सिस्टम है बहुत अच्छा सिस्टम है, हमारे जजेस बहुत अच्छे हैं, हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन पेंडेंसी बहुत है और क्लाइंट की एनर्जी भी लगती है, पैसा भी लगता है और वो स्ट्रेस में भी रहता है, मानसिक शांति भी नहीं मिलती। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ जब कोई क्लाइंट आए तो पहले मैं उसको समझा पाऊँ कि क्या हम शांतिपूर्वक तरीके से कोई हल निकाल सकते, फिर हम कोर्ट में जाएं। यानी आपकी फर्स्ट अप्रोच यही होती है जो भी आपके पास आता है? हाँ जी, कि अगर शांति से मामला सुलझ सकता है तो कोर्ट में जाना। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया है। लेकिन ज्यादातर एडवोकेट, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट आता है तो वो भी सोर्स ऑफ इनकम ही होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप ऐसे सोचते हैं तो शायद मुझे लगता है मेरी आत्मा को ज्यादा शांति मिलती है और वो वाली फीस मेरे लिए सबसे बड़ी है। ये आपकी अच्छी सोच है, बहुत बढ़िया सोच है। बहुत एनर्जी इसमें प्रोफेशन में आपको चाहिए, और ये ऐसा है कि मेंटल वर्क बहुत ज्यादा होता है ये, और मेंटल वर्क ही होता है इसमें। जाहिर है कि 24 आवर्स आप मतलब दिमागी तौर से हमेशा ऑन रहती होंगी। कोई केस चल रहा है उसके बारे में सोचती रहती होंगी, लेकिन फिर अब ये एनर्जी आप कहाँ से लाती हैं? अस्मिता जी, देखिए मैं जो अपना थोड़ा सा रूटीन फॉलो करती हूँ, मैं मॉर्निंग में अपनी मॉर्निंग वॉक या मैं एक्सरसाइज करूँ या मैं योगा करूँ, वो मैं ज़रूर करती हूँ। और शाम का टाइम, रात का टाइम मैंने अपने मेडिटेशन का रखा हुआ है, वो मुझे बहुत एनर्जी आने वाली थी कि मेंटल हेल्थ को कैसे आप इतना एनर्जाइज कैसे रखती हैं? वो मैं सिर्फ मेडिटेशन से रख पाती हूँ। मैं मेडिटेशन नहीं छोड़ पाती हूँ क्योंकि मेडिटेशन से कोविड का भी टाइम था, उसने भी मुझको बहुत मोटिवेट किया, और क्योंकि उसमें मैं अपने साथ होती हूँ, मैं अपनी आत्मा के साथ होती हूँ, अपने साथ होती हूँ, इतनी शांति मिलती है कि फिर आई फील सो एनर्जाइज्ड। बहुत मेरे में शक्ति आती है कुछ अंदर से प्रभु की, और मैं प्रभु में बहुत विश्वास करती हूँ, सब चीज उस पर छोड़ के चलती हूँ। जैसे आपने बोला कि आप जो विमेन से जुड़े मामले हैं आपको, आपके फेवरेट हैं वो मामले, आप पूरी तरह से उसमें जुट जाती हैं कि किसी तरह से मतलब अच्छे तरीके से अच्छी डायरेक्शन में सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन आपके पास बहुत सारी फीमेल्स ऐसी आती होंगी, तो आप जितनी भी फीमेल्स आपके पास पहुंची हैं आज तक किसी भी प्रॉब्लम को लेके, आप क्या सोचती हैं कि एक फीमेल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है और कहाँ कमी रह जाती है कि हमारे समाज में आज भी महिलाएं थोड़ी सी पीछे हैं? बिल्कुल हैं, मैं बिल्कुल मानूंगी। देखिए, एक तो मुझे कई बार लगता है कि हम बहुत ज़्यादा, कुछ भगवान ने हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी दी है, तो हम कई बार मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, हम सभी वुमेन, और फिर हमसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत होती है, घर बाहर, बच्चे, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल मेंटेन करना आजकल, तो हम अपना रोल नहीं कर पाते। तो मैं ये कहूँगी कि मैं एटलीस्ट इस तरह करती हूँ, मैं एक चीज़ एक बार प्रायोरिटी लेके चलती हूँ। समझ लीजिए आज मुझे मेरी फैमिली को ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर मैं काम और चीज़ बाद में छोड़ देती हूँ। तो मेरे ख्याल से हम एक एक चीज़ लेके चलें, यदि हम 5-6 चीज़ इकट्ठा करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। और समाज में अपना वजूद बनाने के लिए कभी भी अपना आत्मसम्मान ना खोएं। आत्मसम्मान के लिए चाहे हमें कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े,
चाहे वो मुझे घर से ना मिले सम्मान, चाहे मुझे अपने वर्क प्लेस पे सम्मान ना मिले, तो मैं उसके लिए बहुत सोचती हूँ कि हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आत्मसम्मान के लिए हमेशा खड़े रहें, हमें शक्ति मिलेगी जरूर। तो ऐसे में कौन सा लीगल ऐसी टर्म है या फिर कहीं लॉ है, हम चाहेंगे हमारी जो भी महिलाएं आपको सुन रही हैं अवेयर हो जाएं वो? देखिए, मैंने पॉश पे बहुत काम किया है, क्या कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो मैं उसकी ट्रेनर भी हूँ। हम क्या कहते हैं वुमेन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, सबके लिए, इवन जो लो क्लास वर्कर हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर हमारे घर में मेड्स काम करती हैं, उनके साथ भी कई बार बहुत गलत होता है। तो वो कहाँ अप्रोच कर सकती हैं? वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जा सकती है, एनजीओ में जा सकती हैं, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन में जा सकती हैं। उनके लिए एक लोकल कमेटी बनी हुई है जो हमें नहीं पता होता, जो कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है, तो वो लोकल कमेटी को अप्रोच कर सकती हैं। तो मैं वो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और ये मैं सोचती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि जब एक औरत काम करने के लिए निकलती है तो उसको वो आत्मसम्मान मिलना चाहिए। उसको ये नहीं, लोग उसको एक चीज़ की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे एक मार्केटेबल चीज़ आ गई, उसको उसी तरीके से उसको एक वस्तु समझ के उस औरत को यूज़ करते हैं ऑफिस में, या रिमार्क कसना, जोक कसना, छोटे छोटे जोक कसना, ड्रेस पे कमेंट करना, आज आप बड़ी सुंदर लग रही हैं स्मिता जी, ओ रेड कलर में यू आर लुकिंग हॉट, अकॉर्डिंग टू देम दे थिंक दैट दिस कमेंट इज ओके, बट दिस कमेंट आपको कहीं फील कराता है कि व्हाई यू कमेंटिंग ऑन माय ड्रेस, यू कैन से यस आई एम लुकिंग गुड, दैट्स ओके, बट व्हाई यू कमेंटिंग पर्सनली, एनी काइंड ऑफ पर्सनल कमेंट एक औरत के लिए कहना वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। हमें नहीं मालूम ये, हमें नहीं मालूम ये अवेयरनेस। यस कि आपने वेट बहुत लूज कर लिया, अरे आपने वेट बहुत ज्यादा गेन कर लिया, आपके झुमके बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरीके से ये अगर कोई ऐसे बोलता है आपको, yes, सेक्सुअल हैरेसमेंट, बिल्कुल सेक्सुअल हैरेसमेंट है। एक छोटा सा कमेंट कहा हुआ आपको चलते हुए, जस्ट आपको पैट कर देना, ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं है, कानून है, अवेयरनेस नहीं है, हमें फैलानी है वो अवेयरनेस जी। तो इसके लिए आप आगे, मैं बहुत इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रही हूँ, ट्रेनिंग दे रही हूँ जगह जगह। हमेशा आतुर रहती हूँ इसके लिए कि मैं इस कानून को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, बता सकूं। जो वुमेन वर्किंग है, स्पेशली इवन शी कैन बी अ मेड सर्वेंट, आई एम अगेन स्टार्टिंग, शी कैन बी अ स्वीपर इन योर हाउस, शी कैन बी अ मेड सर्वेंट, उसको भी प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी बनती है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए मुझे लगता है कि शायद वो अप्रोच नहीं कर सकती जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं कि हम ही ऐसे लोगों तक पहुंचे बीच में, ताकि कम से कम उनको एक हिम्मत भी मिले, वो अपने साथ, उनके साथ जो भी कुछ गलत हुआ वो उसको बता सके, तभी आप उनकी हेल्प कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक बात और कि मैं जेंडर जस्टिस पे भी काम कर रही हूँ। जैसे जेंडर जस्टिस के प्रोग्राम पे हमको नहीं मालूम होता कि एक वुमेन के क्या राइट है। हमें बहुत राइट्स अवेलेबल हैं लीगली, बट हमें नहीं पता होता। क्या हमें मालूम है कि एक पुलिस वाला आपके घर में कब आ सकता है, शाम को कितने बजे तक आ सकता है? क्या हमें मालूम है कि मुझे क्या राइट है? यदि मुझे पुलिस थाने में बुलाया जाता है तो मेरे पास क्या राइट है? मुझे एक लेडी पुलिस ही अरेस्ट कर सकती है, थाने में जाके मेरे क्या राइट्स हैं हमें नहीं मालूम होता। तो मैं वो जेंडर जस्टिस पे भी प्रोग्राम करती हूँ। जहाँ भी मुझे कहीं भी कोई बुलाता है, मैं पॉश के ऊपर वुमेन को बताने के लिए, छोटे छोटे राइट्स हैं हमारे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लाइफ में। जैसे कि आपका तो वर्क ज्यादा मतलब कहा जाए कि मेंटली आप एंगेज रहती हैं, हमेशा 24 घंटे ही रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। कभी आप जैसे आप कहीं किसी फंक्शन में है या पर्सनल रीजन से किसी ओकेजन में है, तभी कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि कोई केस के बारे में थॉट आपके मन में बिल्कुल चलता रहता है। यदि कोई केस आपको, मतलब मेरा कोई कल का केस है, तो हो सकता है मैं कहीं भी हूँ, लेकिन मेरा माइंड कई बार इन्वॉल्व रहता है। यस जी, रहना नहीं चाहिए बट रहता है। हाँ, तो फिर आप ये पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए क्या करती हैं? देखिए, मुझे बहुत शौक है कि शॉपिंग पे जाना, और मुझको नेचर का बहुत लव है, क्योंकि बॉटनी ऑनर्स की स्टूडेंट रही हूँ। जंगल जाना बहुत पसंद है और नेचर से बहुत जुड़ना चाहती हूँ, और शॉपिंग मुझे बहुत पसंद है, और अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इवनिंग्स बिताना, वो मुझको बहुत फ्रेश करता है। जी। और जब हारती हैं आप, हाँ जी, तो फिर कैसे फेस करती हो सिचुएशन को? थोड़ी देर डिस्टर्ब रहती हूँ, लेकिन फिर एनर्जी आती है कि नहीं, मैं अपील में जाऊंगी, अपील में इसको अच्छे से अच्छा ऑर्डर दिला के लाऊंगी, इस ऑर्डर को वापस करा के लाऊंगी। वो जोश आता है आपको? हाँ, कई बार बहुत केसेस हैं मेरे पास। क्लाइंट्स आते हैं, बहुत डिस्टर्ब होते हैं आपके पास, क्योंकि वो, जैसे मैंने बताया, जीत के भी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो बस उस टाइम उनको यही समझाना होता है। पहले तो क्लाइंट की काउंसलिंग करनी पड़ती है, हार के आता है तो वो आपको उसके साथ 2-3 घंटे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो हार के आया है। आपके लिए हारना जीतना
बराबर है, Right. बट उसके लिए नहीं Matter करता है। तो थोड़ा काउंसलिंग करते हैं, फिर अपील के जोश में लग जाते हैं कि अपील डालें उसको। कोई बहुत चैलेंजिंग केस आपके सामने आया हो, तब आपने किस तरह से उसको फेस किया, किस तरह से उस केस को आगे प्रेजेंट किया? देखिए, मेरे साथ एक केस हुआ था। मैं YWC ऑफ इंडिया, जो यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसकी भी नेशनल लीगल एडवाइज़र हूँ। तो उनका कलकत्ता में एसोसिएशन थी, क्योंकि हर ब्रांच एसोसिएशन है हर स्टेट में। मैं नेशनल एडवाइज़र हूँ। तो वहाँ पे हम गए, तो उनकी प्रॉपर्टी पे वहाँ का कुछ माफिया कब्जा करना चाह रहा था। तो मैं वहाँ पे गई, और शुरू में पुलिस वाले को शायद समझ नहीं आया कि मैं एडवोकेट हूँ, और उन माफिया लोगों के साथ जिस तरह मैंने डील किया पूरी रात, और पुलिस वालों को भी अप्रोच करना पड़ा। पुलिस वाले शुरू में नहीं मदद कर रहे थे, और रात तक मैं वो YWCA वालों की प्रॉपर्टी बचा पाई, कलकत्ता वाली उन माफिया के लोगों से। 2 दिन मुझे लगे, कलकत्ता में स्टेशन रहना पड़ा, और लगातार हमको थ्रेट्स आ रही थी। बट उस एटमॉस्फेयर में उससे निकलना, मैं उसको काफ़ी बड़ी जीत मानती हूँ अपनी, कि मैं उनकी प्रॉपर्टी बचा पाई कलकत्ता में। जैसे आपने बताया कि महिलाओं के साथ जुड़े केस आपके पास बहुत आते हैं, हाँ जी। और आप पर्सनल इंटरेस्ट भी रहता है आपका। हाँ जी। महिलाओं को लेकर आपने क्या फील किया है? क्या हमारे समाज में आज अगर महिलाओं की स्थिति को जानना चाहें तो क्या है? मैं कहूँगी ठीक है, हम काफ़ी आगे निकल आए हैं। यदि मैं पहले अपनी लाइफ देखूं, हम काफ़ी आगे आ गए हैं। लेकिन जो मैंने कहा कि हमने अपना वर्क प्लेस तो ढूंढ लिया, बट जो वर्क प्लेस में भी जो हरेसमेंट है, स्टिल लोग हमको एक मटेरियल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो माइंडसेट हमारा कैसे चेंज होगा, धीरे धीरे चेंज होगा। और मैं समझती हूँ, जो हमारे घर के बच्चे हैं, यदि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, माँ और मेरे हस्बैंड का, जो उसके फादर हैं, कि हम चाइल्ड से ही उसको बताएं कि यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन। देखिए, जब हम रिस्पेक्ट करते हैं तो हम गलत भी नहीं कर पाएंगे उसके साथ। और मेरा बेटा मेरा पूरा सहायता करता है मेरे घर में, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे कोई घर में गेस्ट आ रहा हो, सर्विंग हो, कोई मुझे यूटेंसिल साफ़ करने पड़े, घर की सफाई करनी पड़े, वो पूरा मुझे हेल्प करता है। मैंने उसको ट्रीट ही इस तरीके से किया है। लोग क्या करते हैं, बचपन से ही बेटे को कहते हैं तू कार रख, बेटी के लिए डॉल ला के देते हैं जी। मैंने अपने बेटे के लिए, और मेरी फ्रेंड्स ने, जो मेरी वुमेन फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरे बेटे के लिए किचन सेट ला के दिया, उसके लिए डॉल ला के दी। कहते इसको भी तो किचन सेट सिखाओ, इसको भी तो बनाना आना चाहिए। तो क्योंकि हम पहले से ही कह देते हैं कि भाई नहीं, इसके लिए तो कार और इसके लिए डॉल, क्यों? वहीं से तो हमने माइंडसेट चेंज कर दिया। तो वहीं से हमें माइंडसेट चेंज करना है। इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल, तुम दोनों बराबर हो, रिस्पेक्ट करना सीखो। मैं अभी भी अपने बेटे को बोलती हूँ, बेटा जो तुम्हारी फीमेल कोलीग्स हैं, रिस्पेक्ट करो उनको, कोई तुम्हारी स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, बट जस्ट उनको रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट एवरी वुमेन। अब आप तो वेटरन्स इंडिया के साथ भी जुड़ गए हैं, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। वेटरन्स इंडिया जिस दिन से मैं जुड़ी हूँ, मैं सच्ची बता नहीं सकती, मेरे दिल में और एक मन में एक अलग जोश है। क्योंकि मैंने अभी तक बहुत किया, जैसे मैंने बताया, इस लीगल प्रोफेशन के लिए किया, वुमेन के लिए किया, लेकिन जब मैं वेटरन्स इंडिया से जुड़ी, तब मुझे अपने में सवाल आया, मैंने देश के लिए क्या किया? ठीक है, मैं लोगों को जस्टिस दिलाती हूँ, वो भी देश सेवा है, लेकिन फिर भी मैंने देश के लिए क्या किया? मैंने अभी और भी कुछ लगता है मुझे करने के लिए, मुझे कुछ और सोचने के लिए मिला। और मैं अब इतना करना चाहती हूँ, जो हमारे BK मिश्रा जी हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट वेटरन्स इंडिया के, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है। और जो हमारी नेशनल सेक्रेटरी जनरल हैं नरेश मुदगिल मैम, उन्होंने इतना ज़्यादा किया है कि मुझे आज लगता है मैं कैसे ये देशभक्ति की भावना हर नागरिक में जगाऊं। मैं किस तरीके से नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना सिखाऊं, मैं जनगण मन कैसे करूं, मैं देशभक्ति के गाने मैं क्यों भूल गई जो मैं बचपन में गाती थी, रानी झांसी के गाने, और कहाँ मैं किस तरीके से देशभक्ति लोगों तक जगा सकती हूँ। ठीक है, मैंने अपने प्रोफेशन में हम सब ने सेवा करी, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, हम सब अब प्रोफेशन में सेवा करते हैं, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन में रहते हुए किस तरीके से देश सेवा करूं, किस तरीके से ये देशभक्ति का लोगों में जगाऊं, इसके लिए मैं बहुत करना चाहती हूं। और मैं वेटरन्स इंडिया, मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, और जो कि बहुत आगे तक लेके जाएगा। वेटरन्स इंडिया की हमारी कोशिश ये है, हम स्कूल में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, नेशनलिज्म के बारे में बोलें, देशभक्ति के बारे में बोलें, और हर एक में ये भावना जगाएं कि आप जो भी काम कर रहे हो आप वो काम करते रहो, बट उस काम को आप कैसे अपने देश के लिए समर्पित कर सकते हो। अब मेरी वो उम्र है, मेरी वो एज है, मैं उस फेज में हूं कि मैं अपने को पूरी तरीके से
देश के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। हाँ, इस प्लेटफॉर्म पे यानी आप देश के लिए काम करना चाहेंगी, लेकिन जो आपका प्रोफेशन है इसका फायदा उस प्लेटफॉर्म पे कैसे मिलेगा सबको? बिल्कुल, तो मैंने अपने को समझा कि मैंने वुमेन एम्पावरमेंट विंग ज्वाइन किया है, नारी सेना एंड वुमेन एम्पावरमेंट विंग। तो वुमेन सेना और नारी एम्पावरमेंट विंग में रहते हुए मैं जो वुमेन के लिए कर पा रही हूँ, और अब अभी हमारा वुमेन्स डे आ रहा है 8 मार्च को, आप जानती हैं, तो उसके लिए भी हमारी कोशिश है कि किस तरीके से हम गरीब औरतों के लिए काम करें। मैं लीगल एड की भी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की मेंबर हूँ, लीगल एड कमेटी की। उसमें भी मैं अपनी उन बहनों के लिए जो बहुत पुअर हैं, गरीब हैं, जिनको कोई जो अपने राइट्स नहीं जानती, उनको कैसे कोर्ट तक पहुँचाऊँ, उनको कैसी मदद करूँ, मैं उसके लिए काम करना चाहती हूँ। एक सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है जय जी, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोग या फीमेल्स की बात करें लॉ को लेकर अवेयर नहीं है कि क्या क्या लॉ में उनके लिए क्या कुछ है, ठीक है, अगर जानकारी है, अवेयर भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बाउंडेशन रहती है उनको वहां से उस प्लेटफॉर्म तक लेके आना जहां पर वो अपनी समस्या को या अपने साथ हुए इनजस्टिस को आगे रख सके। वो कैसे मुमकिन होगा आज की समाज में? हाँ बिल्कुल, उसके लिए हम लीगल लिटरेसी कैंप लगा सकते हैं, जिसमें हम उनको जा के बताएं आपके राइट्स क्या हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है, मीन्स नहीं है, फिर भी वो लीगल एड कमेटी को अप्रोच कर सकते हैं। हमारी हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लीगल एड कमेटी का ऑफिस है, वहां जाके आपको अच्छे से अच्छे वकील मिलते हैं, पूरी मदद मिलती है, चाहे आपको राय लेनी हो, चाहे आपको पुलिस में जाना हो, चाहे आपको कोर्ट में केस डालना हो, वो आपकी पूरी मदद करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना पड़ता। जी, तो आप इतना 24 घंटे में कितने घंटे काम करती हैं, इतना कुछ करती हैं, अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं? मान के चलिए 12 घंटे तो करती ही हूँ, 9 to 9। और अपने आप को फ्रेशन अप, शॉपिंग जैसे आप उससे करती हैं? और उससे करके फ्रेंड से मिलके, मुझे अपने फ्रेंड से मिलना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ शाम बिताना, अपने फैमिली वालों के साथ। और मेरे घर में मेरे इन लॉज हैं, मैं अपनी मदर इन लॉ को बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है मेरे लिए। तो मुझे सब बहुत अच्छा लगता है, शॉपिंग करना, नेचर में रहना, वॉक करना, फ्रेंड्स के साथ शाम बिताना, इस तरीके से मैं फ्रेश रहती हूँ। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी होता होगा, उसको कैसे लेती है? होता है कई बार घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप उधर जाओ, उस फंक्शन में जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन समय नहीं निकाल पाती प्रोफेशन के लिए। गुस्सा आता है, कई बार बहुत गुस्सा होता है, कई बार छोटा मोटा झगड़ा भी होता है घर में, लेकिन भूल जाते हैं, फिर अगला दिन फिर दोबारा शुरुआत, फिर उससे फिर वही सेम रूटीन में आ जाता है। सेम रूटीन। मैं झगड़ा होता भी है तो मैं बहुत जल्दी भूलने की कोशिश करती हूँ। दिल से नहीं लगाती, अच्छे से दिल से नहीं लगाती अस्मिता जी। डिप्लोमेसी आ जाती है, इसको भी खुश रखो, उसको भी खुश रखो, ये डिप्लोमेसी तो आ जाती है प्रोफेशन में रहकर। अपनी फैमिलीज के जितने भी टेंट्रम्स होते हैं उनको जितने अच्छे से हैंडल कर सकता है शायद कोई नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता, मेरे ख्याल से बिल्कुल आई एग्री विद यू, क्योंकि उनको हर एंगल से पता होता है कि इसको कैसे करना चाहिए। तो जी बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी जानकारियां हमको मिली हैं, और जो आपको सुन रहे हैं उनको भी बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच अस्मिता जी, थैंक यू सो मच। मैं ग्लोबल मिडास फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जो काम आप हमारी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं उसका कोई भी मेरे को दूसरा उदाहरण नहीं दिखता। आप जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, स्पेशली बिकॉज आई एम ए वुमेन एंड आई नो सो मच एंड आई हैव गॉट ऑलवेज मोटिवेटेड बाय योर प्रोग्राम्स, एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने ये जो एक प्लेटफॉर्म चूज किया है जिसमें आप वुमेन अचीवर्स के बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि जब तक हम अपने वुमेन अचीवर्स के बारे में नहीं बताएंगे समाज को, सोसाइटी को, तब तक हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। और एक वुमेन और कुछ नहीं चाहती, वो कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती, वो एक सिर्फ रिस्पेक्ट चाहती है सोसाइटी से, इस कंट्री से, इस कंट्री मैन से। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। इंद्रप्रीत सिंह जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अस्मिता जी जब भी मुझे मिलती हैं हमेशा मोटिवेट करती हैं, शी इज ए ग्रेट फ्रेंड। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ग्लोबल मिडास फाउंडेशन।